এই দেশে সবথেকে বড় বিমান দুর্ঘটনা, তাতে 266 জনের মৃত্যু হলো। কারণ এই যে বিমানটি ভেঙে পড়েছে, এই বিমানটি তো মেডিকেল কলেজের হস্টেলে, গতকাল থেকে আমরা বলছি সেই হস্টেলের ওপর ভেঙে পড়েছে এবং হস্টেলে বেশ কয়েকজন মেডিকেল কলেজ পড়ুয়া তাদের আত্মীয় মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সাধারণ মানুষ যারা ওখানে ব্যবসা করেন আহমেদাবাদের ওই মেডিকেল কলেজের সামনে, তাদেরও মৃত্যু হয়েছে বিমান দুর্ঘটনায়। 241 জন বিমান যাত্রী শুধু নন, তার সঙ্গে আরও 25 জন বাইরে অর্থাৎ জনবসতি এলাকায় ভেঙে পড়ায়, আগুন ধরে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। 266 জনের মৃত্যু। আর 241 জন কেন বলছি, একজন তো অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে গেছেন। বিস্ময়কর বিশ্বাস। বিমান ভেঙে পড়ে বিস্ফোরণ, আহমেদাবাদে মৃত্যু মিছিলের মধ্যেই এবার শনাক্তকরণে সমস্যা। কারণ আমরা বারবার বলছি, পুড়ে একেবারে চেহারা বোঝাই যাচ্ছে না কে ব্রিটিশ, কে কানাডার, কে পর্তুগিজ। সারি সারি দেহ আগুনে ঝলসানো, মুখ চেনা দায়। শনাক্ত করতে এখন ডিএনএ পরীক্ষায় ভরসা। পরিবার পরিজনদের হাসপাতালে ডেকে নেওয়া হচ্ছে রক্ত। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধि प्रणब पैटेलेर संगे। प्रणब जी, अभी उस स्पॉट का क्या सिचुएशन है? कह सकता हूँ जिस तरह से कल जिस तरह से दोपहर को ये पूरा प्लेन हादसा हो रहा है, क्रैश होता है, उसमें कई लोग उसमें मरते हैं। और जो एविएशन डिपार्टमेंट, उन्होंने इंक्वायरी के लिए आदेश भी दे दिया है कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह है, खुद इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने बुलाई थी। और इस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि जो भी घटनाक्रम में उनकी तपास होनी चाहिए। तो एविएशन जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी अपना जो कह सकते हैं कि विभागीय जो कार्यवाही उन्होंने शुरू की है। एफएसएल की टीम भी वहां पर अभी पहुंच चुकी है और एफएसएल की टीम भी वहां पर कह सकता हूं कि एफएसएल की टीम भी वहां पर पूरा रिपोर्ट ले रही है, पूरे सैंपल ले रही है। क्योंकि जिस तरह से पूरी फ्लाइट क्रैश हुई थी, क्रैश के बाद जो वहां पर माहौल हुआ था, तो जो ब्लैक बॉक्स की जो बात आ रही है, तो ब्लैक बॉक्स वही एक सबसे बड़ी इंक्वायरी है कि ब्लैक बॉक्स जो लिया गया है वो कौन सा लिया गया। क्योंकि कल शाम को अपडेट ये मिल रहा था कि एनएसजी कमांडो जब वो पूरा उन्होंने कोऑर्डिनेट कर लिया था, वो खुद उनकी तपास कर रहे थे और साथ में एनएसजी कमांडो ने ही वो ब्लैक बॉक्स है उठाकर तपास एजेंसी को उनको दिया था। और आज भी एक बात आ रही, क्योंकि जो फ्लाइट है उनका जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि वो एक इमारत के बीच में जाके वो फंस गया था। तो पीछे वाले एरिया में भी ये ब्लैक बॉक्स होता है। तो अभी भी वो एजेंसियां अपनी इंक्वायरी कर रही है, तपास कर रही है कि इसमें क्या सही में हुआ था और क्या कर सकते हैं इसमें। तो सरकार ने भी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। और साथ में ही सरकार, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, वो भी एफएसएल और पंचनामा जो कहते हैं पुलिस का, वो भी कार्यवाही यहाँ पर चल रही है। प्रणब जी, और एक बात है कि ये जो मंजिल था मेडिकल पड़ुआ का, मेडिकल हॉस्टल का, जो इसमें 22 घंटे के बाद एक बॉडी बरामद हुआ है, और बॉडी बरामद होने का कोई संभावना है? कह सकता हूं कि और भी बॉडी मिल सकती है, क्योंकि जितने फ्लाइट में सवार थे उन लोगों की तो शिनाख्त होने की प्रक्रिया चल रही है जी। लेकिन उसके आसपास जो एरिया है, वहाँ जो लोग बैठते थे, वहां पर चाय की दुकान भी थी, 2 चाय की दुकान थी। तो ये भी एक अपडेट अभी मिल रहा है कि उसके आसपास जो लोग बैठे हुए थे उस बिल्डिंग के आसपास, उसमें भी कई लोग अभी भी मिसिंग है। उनकी भी अब इंक्वायरी हो रही है कि वो लोग कहाँ गए हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से जो फ्लाइट में जो लोग सवार थे उनकी लिस्ट जारी की गई है, और साथ में ही जो विजय मेडिकल यानी जो तबीबी स्टूडेंट है उनके भी नाम बाहर आए। लेकिन उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जो रिहायशी पूरा इलाका है, तो उस पर वो जो प्लेन गिरा है, तो उनकी अभी इंक्वायरी हो रही है। उनके परिवारजन है, वो पुलिस को सपोर्ट बात कर रहे हैं कि हमारे परिवारजन हमको भी नहीं मिल रहे, तो पुलिस वो भी तपास कर रही है। तो कह सकता हूं कि आज के दिन जिस तरह से डेड बॉडी अभी दोपहर को भी मिली है, और भी मिल सकती है, इसलिए पूरा जो एरिया है पुलिस ने कोऑर्डिनेट कर लिया है। मीडिया को भी जाने के लिए वहाँ प्रतिबंधित कर दिया गया है और एजेंसी वहाँ जा रही है।
और साथ में ही और भी आगे जो अभी जो डेथ का जो आंकड़ा सामने है उसमें वो बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत बहुत শুকরিয়া। অর্থাৎ এখনো নিখোঁজ অনেকে, ওই স্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই এখনো নিখোঁজ বলে জানা যাচ্ছে। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। We are into dental identification only, ma'am. So as per we are following the Interpol's guidelines. So according to Interpol, there are three primary identifiers. One is the fingerprint. Second is dental characteristics because teeth can withstand the heat. And third is the DNA. DNA is of course the gold standard. But if any one method can prove that the identity is positive, I think the body can be, released to the nearest of the kin so that they can perform the rituals and all. We have recorded the dental records of 135 charged victims. এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি বিজে মেডিকেল কলেজের সেই অংশে যেখানে ডিএনএ স্যাম্পল কালেক্ট করা হচ্ছে এবং ডিএনএ স্যাম্পলের যে ম্যাচিং করা সেই প্রক্রিয়া করা হচ্ছে। আমি আমার ক্যামেরা পার্সনকে দেখাতে বলবো, ভেতরে একাধিক বেঞ্চ পাতা রয়েছে এবং সেখানে সমস্ত যারা নিহতরা রয়েছেন তাদের পরিজনেরা তারা আসছেন, তারা বসছেন এবং তারা নিজেদের ব্লাড স্যাম্পলস দিচ্ছেন। সেই নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সেই নমুনাকে একেবারে কাউন্টার করে রাখা হচ্ছে পরবর্তী ম্যাচিং এর জন্য। যেটা এখনো পর্যন্ত আমরা জানতে পারছি যে ত্রিস্তরীয় ম্যাচিং এর প্রক্রিয়া। একদিকে যেরকম ব্লাড স্যাম্পলস দিয়ে ম্যাচিং করা হচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁতের নমুনা নিয়েও কিন্তু ম্যাচিং করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অর্থাৎ একেবারে দাঁতের যে শেপ রয়েছে সেই শেপ দেখে ম্যাচিং করেও কিন্তু কোনোভাবে যদি এই চিহ্নিতকরণ করা সম্ভব হয় সেই চেষ্টাও চালাচ্ছেন এবং গোটা পরিস্থিতিটাই কিন্তু চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে। যদিও 72 ঘন্টা লাগার কথা গোটা প্রসেসে, কিন্তু চেষ্টা করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফ থেকে যাতে যত দ্রুত সম্ভব এই ডিএনএ ম্যাচিং পর্ব শেষ করে নিহতদের পরিজনদের হাতে দেহ তুলে দেওয়া সম্ভব হয়। ক্যামেরা পার্সন খোকনের সঙ্গে মৈত্রী, নিউজ 18 বাংলা, আমেদাবাদ। গতকাল ঠিক দুপুর 1:38 টেক অফ, আর তার 7 মিনিটের মধ্যে একেবারে সব শেষ লাস্ট 10 সেকেন্ডে এই ভয়াবহ বিস্ফোরণ আমরা দেখিয়েছিলাম যে তা ভেঙে পড়ার পরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। অমিত শাহ সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আহমেদাবাদের উদ্দেশ্যে। গতকালই তিনি বিমানের একমাত্র জীবিত যাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং আজকেও বৈঠকে ছিলেন। এরপরে বিশ্বাস কুমার রমেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন গতকালই, বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ অমিত শাহ। এরপরে আজকে নরেন্দ্র মোদী এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি হাসপাতালে চলে যান প্রধানমন্ত্রী। জখমদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিপর্যস্ত স্থলেও সরেজমিন এই জীবিত যাত্রী, একমাত্র জীবিত যাত্রী রমেশ বিশ্বাসের সঙ্গে কথা প্রধানমন্ত্রীর। একমাত্র জীবিত, যে গতকাল ওই পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া বিমানের ধ্বংসাবশেষ থেকে হেঁটে অ্যাম্বুলেন্সে উঠেছিলেন। সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল গোটা বিশ্ব। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। কিন্তু বেঁচে ফিরলেন কি করে? এই বিস্ময়কর রক্ষা রমেশ কুমার বিশ্বাসের হলো কি করে? বিমানের 11A আসনের যাত্রী ছিলেন তিনি, তার দাদা মারা গেছেন, ঠিক উল্টো দিকে বসেছিলেন 12 এতে। ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ রক্ষা হলো। হেঁটে কিছুটা খোঁড়াচ্ছেন, দেখুন একটু সামান্য কিছু পুড়ে গেছে। কি বললেন এক্সক্লুসিভলি দেখুন। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था,
मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बसा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर हॉस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल गए? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में।